लगभग 2 साल के बाद जो है कल कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिस तरह से कश्मीर में जो है एक मस्जिद से पाकिस्तान ज़िंदाबाद और जो मिलिटेंट्स मारे गए हैं उनके फेवर में जो है नारे लगाए गए। और यहीं पे अगर जम्मू की हम बात करें, जम्मू सिद्रा में गोल्फ कोर्स के पास में जो है एक मंदिर में जो है मूर्तियों को जो है तोड़ा फोड़ा गया और आज उस पे जो है धरना प्रदर्शन भी देखने को मिले। आपने पुलिस महकमे में काफ़ी समय दिया है, काफ़ी लंबा समय आपने दिया है और डीआईजी आप रिटायर्ड हुए हैं, तो कैसे देखते हैं इसको? ये लगभग 2 साल तक हालात तकरीबन ठीक ही थे, तो ये अचानक से कैसे? देखिए, इसमें जो मेरा ये मानना है, ये इस तरह की जो हरकतें हैं कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। जिसने भी कश्मीर में किया है, ऐसा किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल एक्ट है। और जिसने सिदड़ा में किया है उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए और पुलिस को बड़ी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके 24/7 के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड दे मस्ट बी डेल्ट अंडर लॉ। इसको ये सुनने के लिए कभी माना नहीं जा सकता कि जो है वो लोग आइडेंटिफाई नहीं हो रहे या पकड़े नहीं जा रहे, बिल्कुल पकड़े जाना चाहिए। ये एक समझी सोची जो है एक साजिश है, एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, हिंदू मुसलमान करने की साजिश है। और इन लोगों में जितने भी ऐसे पहले कभी हमारे रिकॉर्ड में, पुलिस रिकॉर्ड में ऐसा कभी हुआ है, किसी ऐसे एलिमेंट्स ने अगर इस तरह की हरकत पहले की है तो उनको आइडेंटिफाई करिए, उनसे पकड़िए, पूछताछ करिए और फिर भी बाकी चीज़ें भी देखिए कि ये कैसा हुआ। हम इसको कंडेम करते हैं और ये क्योंकि असेंबली इलेक्शन भी आ रहा है और कुछ ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं फॉर्मर डीआईजी व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता अशोक अत्री जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अशोक सर, जिस तरह से अभी जो गतिविधियां आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरह से देख रहे हैं आप, आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है और ख़ासकर जब से पंजाब इलेक्शन जो है आम आदमी पार्टी ने जीते हैं उसके बाद से एक भेड़ चाल सी जो है मची हुई है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि ये आप ठीक कह रहे हो कि पंजाब गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की बनने के बाद तो लोगों को लग रहा है कि जैसे आम आदमी पार्टी भी क्लेम कर रही है कि हम जम्मू कश्मीर में भी गवर्नमेंट बना लेंगे। तो मेरा ये लोगों से सवाल है जो ब्लाइंडली जो है आम आदमी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं या उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, एक ही सवाल का जवाब दे दें, क्या आम आदमी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकती है? क्या इनको कश्मीर में सीटें मिलेंगी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो है वो जब सरकार में नहीं होंगे तो फिर लोगों के काम कौन करेगा? डेवलपमेंट कैसे होगी? अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर होगी? अपोजिशन में रहेगी, कुदरती बात है। तो अपोजिशन जो होगा तो अपोजिशन में जो है, अपोजिशन में तो आप धरने कर सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो और लोगों की आवाज़ उठा सकते हो। मानना नहीं मानना है, वो जो सरकार होती है पावर पे या जिसकी गवर्नमेंट होती है जिस पार्टी की, वो तो उसकी मर्ज़ी होती है। तो सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अब जो है कमज़ोर है, वहाँ वहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी जीत के सामने आ रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ही कहीं ना कहीं संबंधित जो है ये आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी का जो है, आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है और वो समझते हैं कि हमने दिल्ली में सरकार बना ली, पंजाब में सरकार बन गई, तो हम शायद हम आहिस्ता आहिस्ता जो है हम सारी स्टेट्स में अपनी ही जो है वो पार्टी को बड़ी अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, गवर्नमेंट में ला सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पंजाब में भी देखें, जब पहला असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें तो आम आदमी पार्टी कहीं नज़र नहीं आई थी। उनको यहाँ पावर पे आने में कम से कम भी जो है कुछ 10 साल लग गए पंजाब में पावर आने में। तो अगर आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में ये समझती है कि हम जो है ये 6 महीने के बाद अगर चुनाव होता है या 7 महीने के बाद होता है या जब भी होता है कि थोड़े से टाइम में हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम गवर्नमेंट बना लेंगे, वो तो हो ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। और इसलिए लोगों को चाहिए, क्योंकि 2014 के बाद वैसे भी जो है प्रॉब्लमें बढ़ी है, प्रॉब्लमें कम नहीं हुई है। चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की ले लेते हैं हम, चाहे हम डेवलपमेंट की ले लेते हैं, चाहे हम पब्लिक इश्यूज़ के ले लेते हैं, मेडिकल सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर आपका है, एजुकेशन सेक्टर है, कोई भी सेक्टर ले लें तो हम देखें कोई इसमें तो कोई डेवलपमेंट तो हुई नहीं। तो नहीं हुई है तो अगर फिर एक बार जो है वो ऐसी सरकार को चुनते हैं कि जिसकी ऐसी पार्टी को चुनते हैं जिसकी सरकार नहीं बननी है, दैट मीन्स कि वो जो लोग हैं वो लोगों को 5 साल और पीछे ले जाएंगे।
5 साल के लिए कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो अपोजिशन में होंगे। तो सर जिस तरह से आम आदमी पार्टी में लोग जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो वोट काटने का काम करेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, पीडीपी हो, एनसी हो या बाकी जो भी रीजनल पार्टीज हैं उनका वोट काटने का काम करेगी और उसका फ़ायदा जो है सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी को होगा और भारतीय जनता पार्टी जो है ज़्यादा सीट लेके जो है सरकार में आएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और रिलायबल सोर्सेज से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है अंदर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम देखें कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है कांग्रेस यहाँ दिल्ली में, तो जब ये सारा ये जो दिल्ली में जो भी हुआ, जब ये केजरीवाल को लाया गया, इसका एक इमेज बिल्डअप किया गया, इसके साथ कुछ लोग जुड़े किरण बेदी की तरह, अन्ना हज़ारे साहब को बीच पे रखा गया, तो वो सब कुछ साहब इनको प्रोजेक्ट करने के लिए, इनको दिखाने के लिए कि ये एक नए लोग हैं, एक बड़ी ऑनेस्ट पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है। और उसका मेन मकसद यही लगता था कि कांग्रेस को किसी न किसी तरीके दिल्ली में कमज़ोर किया जाए, कांग्रेस को दिल्ली से निकाला जाए। और मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक जो है उस पर जो है बीजेपी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करने में कामयाब हुई है। तो वही एक कारण है कि पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में भी जो है अब आम आदमी पार्टी जो पैर पसार रही है। पंजाब में भी जो है, मैंने बहुत सी सोशल मीडिया पे मैंने कुछ देखी है, वीडियोस देख रहा था मैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें हम, तो गतिविधियां जो थी, पॉलिटिकल गतिविधियां जो लगातार तेज़ी पकड़ रही थी, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर हम बात करें, वो कुछ थम सी गई हैं। क्या कारण इसके पीछे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। जैसे हमारे उमर साहब जो वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और सबका चीफ मिनिस्टर भी है, वो उन्होंने सारा ये जो अपना है चनाब वैली में गए हैं, वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स की हैं, बनाल में, किश्तवाड़ में, डोडा में, बहुत बड़ी मीटिंग है, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है उनको। उसके पहले फारूक साहब गए थे इधर अपने राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ भी बड़ा अच्छा रिस्पांस था, बड़े अच्छे, वो काफ़ी लोग आए थे उनकी पहली मीटिंग्स में। और उसके अलावा जब भी ये फारूक साहब यहाँ आते हैं जम्मू में, तो बहुत से लोग मिलते हैं, लोगों के को टाइम नहीं मिलता मिलने का, बहुत डेलीगेशन, बहुत डेपुटेशन आके मिलते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटीज़ इनफैक्ट काफ़ी बढ़ गई है, ऐसा नहीं है, काफ़ी बढ़ गई है। और एनसी जो है जम्मू प्रोविंस में इस बार बहुत स्ट्रांग हो रही है, और अगर थोड़ी और मेहनत करेंगे तो मुझे यकीन है कि इस बार जम्मू में एनसी जो है 10 के करीब जो है 10-12 सीटें निकाल सकती है। जी सर, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको मौका देती है, मैंडेट देती है, आप कहाँ से जो है इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? नहीं, वो डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर कि पार्टी वो इलेक्शन लड़ाना चाहती है। अगर लड़ाना चाहती है तो कहाँ से मैंडेट देंगे, वो पार्टी का डिस्कशन है। वो भी पार्टी में भी एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो डिसाइड करता है कि कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा। तो हम तो एनसी के एक वर्कर हैं, जहाँ पार्टी की हाईकमांड का हुक्म होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो हुक्म होगा, आप उसी के मुताबिक चलेंगे। कोई मनपसंद कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जहाँ से चाहता है इंसान की हम? नहीं, ऐसा नहीं, वो पार्टी देखती है कि बड़ा कौन कैंडिडेट कहाँ से जीत सकता है या कौन कैंडिडेट कहाँ का रहने वाला है। कुछ चीज़ें होती हैं कि सब कैंडिडेट कहाँ का रहने वाला है और कैंडिडेट का अपना बैकग्राउंड क्या है और लोगों में क्या है, लोग क्या चाहते हैं और क्या ये विनिंग कैंडिडेट हो सकता है या लोगों के इश्यूज एड्रेस कर सकता है। वो बहुत सी चीज़ें होती हैं, पार्लियामेंट बोर्ड के सामने बहुत सी चीज़ें देखते हैं और उसमें पैनल की सूरत में जाता है। तो उस पर मुझे लगता है कि पार्टी कमांड जो है वो बोर्ड डिसाइड करेगा इसके बारे में। सर, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ की अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करें, तो क्या कुछ बदलाव जो है आप चाहेंगे? अगर आपको मौका मिले तो आप वहाँ पे बदलाव करना चाहते हैं? देखिए, बदलाव तो जो है ये तो गवर्नमेंट पे जो है गवर्नमेंट की असिस्टेंस से, मदद से ही बदलाव लाया जा सकता है। अगर आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ मिनिस्टर है, मैं इनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का वर्कर हूँ या कारकुन हूँ, और पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पीपल फ्रेंडली पार्टी है, ये गरीब लोगों की पार्टी है। अगर ऐसा नहीं होता तो
वो जो लैंड टू टिलर जो उन्होंने किया, रातों रात जो है ज़मींदार को ज़मीनों का मालिक बना दिया, और वो एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कि हिस्टोरिकल रिवोल्यूशनरी एक स्टेप था उस वक्त शेख साहब का, जिसकी वजह से जो है ये लोग हमारे जम्मू के जो हैं खासकर जो गरीब लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि अगर वो ज़मीनें नहीं मिली होती तो शायद आज हम बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, आज हमारे पक्के घर नहीं होते, हमारा लाइफस्टाइल नहीं होता, हम भी कहीं आम गरीब आदमी की तरह जो हम देखते हैं बाहर से लेबर क्लास होती है, हम भी कुछ वैसा ही कुछ कर रहे होते। तो उन्होंने जो है इतना अच्छा है, उसमें मैक्सिमम बेनिफिट, ज़्यादा बेनिफिट जो है वो जम्मू के गरीब लोगों को मिला है। तो उसके अलावा जो है जो भी डेवलपमेंट हुई है, मैं कह सकता हूँ नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट में या कभी एनसी कांग्रेस का अलायंस होगा। आज जम्मू में देखेंगे, जम्मू में आज हमारे पास गुजर नगर से लेके, गुजर नगर में है, नगरोटा में है, तवी पे 2 पुल है, भगवती नगर में पुल है, जबकि एक ही पुल हुआ करता था। ये क्या है? ये डेवलपमेंट नहीं है। हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं था, हमारे पास मेडिकल कॉलेज हमें एनसी की देन है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारे पास जो है एनसी की देन है, और ये हेल्थ सेक्टर में आ गया है। बाकी डेवलपमेंट सेक्टर में ब्रिजेस देख लो, रोड्स कंडीशन देख लो, आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाओ तो ड्यूरिंग एनसी के टाइम तकरीबन 3 से लेके 3.5 लाख तक जो है युवाओं को उस वक्त रोज़गार मिला था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। मुझे खुद मालूम है कि पुलिस में उस वक्त 3-4 IRP बटालियन होती थी, जो कि आज शायद 28 या 29 बटालियन है। उसमें IRP बटालियन रेज करने में एनसी का बहुत बड़ा योगदान है, और भी बहुत से सिविल महकमों में, जिसको आज ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले, ये जो डेली वेजर्स हैं ये तकरीबन 1,20,000 के करीब है, ये जी प्रीवियस गवर्नमेंट ने लगाए हैं। तो जिसने भी लगाए तो उन्होंने रोज़गार दिया ना लोगों को, उन्होंने रोज़गार दिया है, वो आपकी गवर्नमेंट है, आप रेगुलराइज करिए, आप पक्का करके आप दीजिए। ये थोड़ी होता है, ये कोई जवाब थोड़ी है। क्या महंगाई कितनी हो गई है, और जितना वो मिलता है उनको डेली वेजेस को, उससे तो गुजारा नहीं होता है। 4-5 मेंबर की फैमिली है, एजुकेशन में महंगाई हो गई, हेल्थ सेक्टर महंगा हो गया है, तो भाई आप गवर्नमेंट आप रेगुलराइज कर दीजिए। आप क्यों नहीं करते? आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था तो SKIC में, जब वहाँ आए थे विजयपुर में, तो हम रेगुलराइज करेंगे, आप करिए इनको। अच्छा है, ये तो वैसे भी इंसानियत के नाते कर दीजिए, वो करना भी चाहिए, और उनका जेन्युइन डिमांड है, वो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन है। और आप देखें उनके घरों की हालत, बहुत मुश्किल में ये लोग गुजारा कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट जो है, अगर फिर से डेवलपमेंट चाहते हैं, दूसरा 14 की गवर्नमेंट और आज की गवर्नमेंट में मैं कहूँगा लोगों को आप कंपेयर कर लीजिए। उस वक्त क्या होता था, वो आज क्या हो रहा है। आज जो है GST आ गया, फिर उसके बाद आपका ये जो है ये क्या नाम, कोरोना आ गया, उसकी वजह से बिज़नेस ठप हो गया, फिर आपकी वो डीमोनेटाइजेशन आ गया, तो लोगों ने थोड़े बहुत लड़की की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए, या कहीं सेविंग कर करके कमेटी डाल के किसी तरीके से पैसे सेव किए थे, और रातों रात हो गए कि वो आधार कार्ड रोड नहीं चलेगा, तो वो कई लोगों की उसमें मौत हो गई। तो वही सब कुछ था। इवन बारात आने वाली थी, तो वो जो हलवाई उठ के वापस चले गए, नहीं साहब इस आधार कार्ड नोट हमसे लेंगे नहीं, ये कैंसिल हो गया। तो बड़ा नोट इसलिए रखते हैं कि जगह नहीं होती, थोड़े से पैसे तो है 1000 में आदमी करेंसी रख सकते हैं घर में, तो का वो ज़माना नहीं है। अब 100 के नोट, 10 के नोट, 20 के नोट क्यों ख़त्म हो गया। उससे भी लोगों पे बहुत ज़्यादा एक धक्का लगा उनको। GST से, कोरोना से व्यापार ठप हो गया है। GST में हर 20 तारीख को महीने की आपको स्टेटमेंट देनी है, तो पीछे जो भी लेंगे उस पर GST कटेगा ही कटेगा। बहुत सी फैक्ट्रियों में जो है वो लोगों के जॉब चले गए, कोरोना की वजह से, कोई GST की वजह से, कोई डिमोनेटाइजेशन की वजह से जॉब चले गए। तो ये सब कुछ हुआ है, हो रहा है। लोगों के मकान गिन रहे हैं, लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, लोगों के शोरूम तोड़े जा रहे हैं, जो 40-40, 50-50 साल से लोग बैठे हैं। तो ये सब तो नेशनल काउंसिल की गवर्नमेंट में नहीं होता था। बिल्कुल। तो अगर वही उसी तरह का माहौल चाहते हैं, फिर वो उसी तरह के चाहते हैं कि जो ये सब कुछ रुक जाए, सबको रोकना चाहते हैं आप एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, आप डेवलपमेंट चाहते हैं, आप लोगों की छेड़छाड़ चाहते हैं कि ख़त्म हो जानी चाहिए, लोगों को बच्चों को जो रोज़गार मिलना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, और सुख शांति मिले होनी चाहिए लोगों के पास। तो उसके लिए मुझे बहुत ज़रूरी है कि इनको इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, नेशनल काउंसिल की गवर्नमेंट लानी चाहिए। नेशनल गवर्नमेंट ने सब कुछ दे के साबित किया है, ये कोई इलेक्शन चुनावी वादा नहीं है, ये किया है। अगर वो सब कुछ चाहते हैं फिर से, तो ये बड़ा ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि आप नेशनल काउंसिल की गवर्नमेंट लाएं, और उसमें जो भी आपसे कहा जाएगा और वो किया जाएगा, और किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। बाकी 2014 से आज तक क्या क्या वादे हुए, कितने पूरे हुए,
और वो तो आपके साथ, मुझे लगता है कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये नहीं जानता है कि कहाँ क्या गया और हुआ क्या क्या है, क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या अपलामेंट मिली है। किसी सेक्टर में भी जो है आपकी जो है वो प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रही है, प्राइवेट सेक्टर को जो है वो बूस्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो बंद की जा रही हैं, स्कूलों, गवर्नमेंट स्कूलों की हालत देख लीजिए, वहाँ पे कुछ नहीं किया जा रहा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर रेज करने के लिए। वहाँ कितनी वैकेंसीज़ पड़ी होंगी टीचर्स की, जिनको फिलअप नहीं किया जा रहा है। बाकी डिपार्टमेंट्स में बहुत सी वैकेंसीज़ हैं जो पड़ी हुई हैं, जिनको फिलअप नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा है? आप बार बार एडवर्टाइजमेंट करते हो, जब सारा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला होता है फिर आप कैंसिल कर देते हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप एक तो बच्चों की जो है वो फीसिस ले लेते हो, और जब अपॉइंटमेंट देने की बारी आती है तो आप कैंसिल कर देते हो। अगर लोग चाहते हैं कि ये सब चीज़ें ना हो, और जैसे अगर पहले होता था, एडवर्टाइजमेंट होती, रिक्रूटमेंट होती थी, लोगों को जॉब मिलता था, सब मिलता था, फिर बहुत ज़रूरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो वोट डालें, और आने वाली गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही होगी। और उसका रीज़न यही है कि गुड गवर्नेंस जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पीरियड में, अपने वक्त में लोगों को दी है। सर, अगर बात करें हम, जिस तरह से रूलिंग गवर्नमेंट जो भी है, उनका ये दावा है कि कश्मीर के हालात जो हैं वो सुधर चुके हैं, और लगभग 2 साल के बाद जो है कल कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिस तरह से कश्मीर में जो है एक मस्जिद से पाकिस्तान जिंदाबाद और जो मिलिटेंट्स मारे गए हैं उनके फेवर में जो है नारे लगाए गए। और यहीं पे अगर जम्मू की हम बात करें, जम्मू सिद्रा में गोल्फ कोर्स के पास में जो है एक मंदिर में जो है मूर्तियों को जो है तोड़ा फोड़ा गया, और आज उस पे जो है धरना प्रदर्शन भी देखने को मिले। आपने पुलिस महकमे में काफ़ी समय दिया है, काफ़ी लंबा समय आपने दिया है, और डीआईजी आप रिटायर्ड हुए हैं, तो कैसे देखते हैं इसको? ये लगभग 2 साल तक हालात तकरीबन ठीक ही थे, तो ये अचानक से कैसे? देखिए, इसमें जो मेरा ये मानना है कि ये इस तरह की जो हरकतें हैं कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। जिसने भी कश्मीर में किया है, ऐसा किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल एक्ट है। और जिसने सिदड़ा में किया है उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए, और पुलिस को बड़े अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके 24/7 के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, एंड दे मस्ट बी डेल्ट अंडर लॉ। इसको ये सुनने के लिए कभी माना नहीं जा सकता कि जो है वो लोग आइडेंटिफाई नहीं हो रहे या पकड़े नहीं जा रहे। बिल्कुल पकड़े जाना चाहिए। ये एक समझी सोची जो है एक साजिश है, एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, एक हिंदू मुसलमान करने की साजिश है। और इन लोगों में जितने भी ऐसे पहले कभी हमारे रिकॉर्ड में, पुलिस रिकॉर्ड में ऐसा कभी हुआ है, किसी ऐसे एलिमेंट्स ने अगर इस तरह की हरकत पहले की है, तो उनको आइडेंटिफाई करिए, उनसे पकड़िए, पूछताछ करिए, और फिर भी बाकी चीज़ें भी देखिए कि ये चीज़ें कैसा हुआ। हम इसको कंडेम करते हैं, और ये क्योंकि असेंबली इलेक्शन भी आ रहा है, और कुछ ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है इस तरह से। अदरवाइज़ आज तक किसी ने नहीं किया है इस तरह की कोई जम्मू में टचवुड नहीं हुआ, आगे भी नहीं होनी चाहिए। अगर हुआ है तो दैट मीन्स कि असेंबली इलेक्शन को देखते हुआ है, और ऐसे एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि ऐसे एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके और उसके खिलाफ सख्त केस से लगना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे लिए जम्मू कश्मीर में भाईचारा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय इसके कि किस पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा होता है या क्या होता है, क्या नहीं होता है। वो चीज़ को रोकना है। पुलिस का काम ही यही है कि हमें जो लोगों की जान और माल की हिफाजत करनी है। अगर हम नहीं कर पाते, इसमें फेल हो जाते हैं, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अशोक सर, जिस तरह से जो उम्मीद की जा रही थी कि इसी साल के आखिर तक हो सकता है कि इलेक्शन होंगे, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब तक जो लोगों का रुझान जो है भाजपा की ओर नहीं आएगा तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। क्या लगता है आपको, क्या सोच रहे हैं? ये एक नॉर्मल प्रोसेस है डेमोक्रेटिक कंट्री में कि वहाँ टाइमली जो है वो आप इलेक्शन करवाइए, और लोगों को अपना वोट करने का राइट टू जो है वो वोट करने का हक है, वो एक्सरसाइज करने दे दीजिए। उस पर अगर हम ये लेके चलेंगे कि साहब अपनी कन्वीनियंस लेके चलेंगे, या पार्टी अपनी कन्वीनियंस लेके चलेगी कि हमें कब फ़ायदा होगा, कैसे फ़ायदा होगा, और फ़ायदा लेने के लिए हमको क्या करना है, तो आई थिंक दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसको टाइमली इलेक्शन जो है वो जल्दी से जल्दी स्टेट असेंबली इलेक्शन करवाना चाहिए। उससे ये होगा, लोगों को फ़ायदा होगा। फ़ायदा इसलिए होगा कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको फिर लोगों के पास जाना है, फिर भी इलेक्शन लड़ना है, और वो लोगों को अकाउंटेबल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो लोग वोट डालते हैं वो लोगों को अकाउंटेबल हैं, उनको लोगों को जवाब देना है, लोग उनसे जवाब मांग सकते हैं
कि साहब ये हमारे इश्यूज़ हैं, आप इनको हल करिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है, लोगों को इनकोर करता है, वोटर्स को इग्नोर करता है, तो ये लाजमी है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो लोग उसको दोबारा चुन के नहीं भेजेंगे। अशोक सर, जिस तरह से जो एक मैंडेट जो है जम्मू वालों ने भाजपा को और कश्मीर वालों ने जो है पीडीपी को दिया था, अगर वैसा ही मैंडेट एनसी और भाजपा को मिलता है तो क्या गठबंधन में आ सकते हैं? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल किया आपने। मैं लोगों से ये अपील करूँगा और दिल से अपील करूँगा, आप बैठें, आप आपस में सलाह मशवरा करें और जिसको भी वोट, जो आपको आपने पुराना देखिए, 2014 का पहले का दौर देखिए, 2014 के बाद का दौर देखें, उसके बाद आप फैसला करेंगे पहले आपने करना क्या है, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये देखना है कि हमें जो है 2014 से पहले हमारी इस जम्मू कश्मीर में उस स्टेट थी, उस पर क्या हालात थे, हम खुश थे कि ना खुश थे, हमारे काम होते थे कि नहीं होते थे, और 2014 के बाद क्या हुआ, क्या हम खुश हैं, क्या हम सेटिस्फाइड है इस तरह की गवर्नेंस से और या नहीं है। तो उसके बाद ये दोनों चीज़ें देखने के बाद मेहरबानी करके एक साथ डिवाइडेड वोट मत हो जाए, स्प्लिट मत करें, अपना वोट मत डिवाइड करें। जिस तरफ ही डाला एक तरफ में जाइए, एक तरफ जाइए, वन साइडेड जाइए। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ 10 पार्टियों ने 10 कैंडिडेटों को वोट डाल दिया। नो, आपको सिर्फ 2 पार्टियाँ चुनिए, 2 लोग चुनिए जो जिसकी दोनों में ये चुनना कि गवर्नमेंट कौन बना सकता है, गवर्नमेंट किसकी बन रही है, और नंबर 1, नंबर 2 अच्छी गवर्नेंस किसने दी है। 2014 से पहले अच्छी गवर्नेंस मिली है कि 2014 के बाद गवर्नेंस मिली है, ये भी आप लोगों ने फैसला करना है। अगर आपको लगता है कि 2014 बेटर थी और 2014 में किसकी गवर्नमेंट रही है, किस टाइम में ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, आप इन बल्क जाइए और बल्क में वोट डालिए। मेहरबानी कैसे मत करिए, अदरवाइज़ अगर आप डिवाइडेड हाउस आता है तो उसमें फिर ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, खरीद व फरोख्त होती है और उससे लोगों का भला नहीं हो सकता है, ठीक है। ब्लैकमेलिंग होती है, एक्सप्लॉयटेशन होती है। अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि मैं किसी दूसरी पार्टी की सपोर्ट से गवर्नमेंट नहीं चला सकते, तो उन लोगों को भी पता है कि हमारी सपोर्ट के बिना गवर्नमेंट नहीं चल सकती, फिर वहाँ सौदेबाजी होती है, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होती लोगों की, वहाँ तबाही होती है स्टेट्स की, वहाँ ज़ाती फ़ायदे जो है, इंडिविजुअल बेनिफिट्स जो है वो ज़्यादा देखे जाते हैं, जो कि एक डेमोक्रेसी के हक़ में नहीं है, लोगों के हक़ में नहीं है। आप सिर्फ 2 पार्टियाँ चुन लीजिए और जो बेस्ट पार्टी है और जिसका बेस्ट गवर्नेंस रहा है उसको वोट डालिए, इन्वॉल्व डालिए, छोड़ दीजिए सिस्टम, ये जो 4 जात पात छोड़ दीजिए, ये किस जात से है वो मैटर नहीं करता है। आपको मैटर ये करता है कि अच्छा कैंडिडेट कौन है, आपको अच्छी गवर्नेंस कौन दे सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस किसके पास है, ईमानदारी किसके पास है, इंटेंशन किसके पास है, और जिस आदमी को आप ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, जो ऑलरेडी इलेक्ट हो चुका है एमएलए, आप उनके बारे में पता करिए कि इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। आपने एमएलए चुना था कि इन्होंने क्या, कितने काम किए, कितने % लोगों के काम में कितनी क्या डेवलपमेंट हुई है, उसको नज़र में रखिए, उस पर बात करिए। अगर आपको लगता है कि इसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, अगर वो आपके पास दोबारा वोट लेने आता है तो स्टेट में रिजेक्ट करिए उसको। क्या करना है इसी आदमी को जो आपने जो पहले एक मौका दिया और जब वो आपकी डेवलपमेंट नहीं करवा सका, आपके लिए जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी, जो आपसे वादे किए थे, अगर वो पूरा नहीं कर सकता तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई समझदारी है कि ऐसे आदमी को दोबारा इलेक्ट किया जाए। तो अशोक सर, ये संभव है कि ज़रूरत पड़ने पे जो है भाजपा और एनसी एक हो जाएं? नहीं, ऐसा तो कोई ऐसा नहीं लगता है। मेरी पर्सनल ज़ाती राय है, मैं कोई एनसी का स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ। मुझे ऐसा नहीं, एज ए सिटीज़न जो है, एज ए आम शहरी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस तरह का कोई अलायंस होगा इसका। नहीं। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? जनता के लिए यही मैंने मैसेज दे दिया है कि आप यही 2 पार्टियाँ चुनिए और जिस पार्टी की बेस्ट गवर्नेंस रही है उसको वोट दे दीजिए, और नंबर 2 जो ऑलरेडी इलेक्ट एमएलए रह चुका है उसके बारे में पता करिए कि साहब इसने क्या काम किए हैं, डेवलपमेंट क्या की है, एम्प्लॉयमेंट क्या की है, और बाकी जो एक्सपेक्टेशन होती हैं लोगों को, कितना लोगों के वो डिस्पोजल पे रहा है, लोगों के वो जो है वो कॉल पे रहा है, और अगर उसका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा है तो गलती से भी ऐसे आदमी को दोबारा चुन के मत भेजिए। और ख़ासकर वो ऐसा आदमी जो कमज़ोर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, कमज़ोर नहीं है, सही नहीं है, लोगों के लिए लड़ नहीं सकता है गवर्नमेंट के साथ, या गवर्नमेंट की वो उनकी डिमांड्स के लिए जो है वो उनके लोगों के साथ खड़ा नहीं होता है, सिर्फ अपना बेनिफिट देखता है, ज़ाती बेनिफिट देखता है कि यार अगर मैं लोगों के लिए अपनी पार्टी के साथ लड़ूंगा या झगड़ा करूंगा या उनको कुछ
उनके हकूक़ की बात करूँगा तो पार्टी नाराज़ हो जाएगी और लोगों के हकूक़ को वो जो है इग्नोर करता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को ऐसे नुमाइंदे की ज़रूरत नहीं है और ऐसे नुमाइंदों को मत चुनें, अपना वोट मत डिवाइड करें और अपने पार्टी से 2 पार्टी तक कन्फाइन रखें और उस पार्टी को देखें कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट आने वाली है उस तरफ जाएं। जिसकी गवर्नमेंट में नहीं आनी है तो आपने क्या करना है, वो आपको क्या डेवलपमेंट कराएगा आपकी। और रूलिंग गवर्नमेंट क्यों सुनेंगी अपोजिशन की 100%, वो अपने कैंडिडेट की सुनेंगी, अपनी पार्टी के लोगों की सुनेंगी, जैसे कभी हो रहा है 2014 के बाद। तो लगता है आपको कि नेशनल बीजेपी जो है कांग्रेस के काम कर रही है या नेशनल कांग्रेस के लोगों के काम कर रही है या किसी दूसरे पार्टी के काम कर रही है? नहीं, वो अपने लोगों के कहने पे चलती है, जैसे उनको बताते हैं, जैसे वो करते हैं। कहाँ तक करती है, कहाँ तक नहीं करती, क्या करना नहीं करना है, वो उनकी नीयत पे डिपेंड होता है। वो फैसला वो करते हैं। इसी तरह कोई आदमी चुनेंगे अपोजिशन में होगा, फिर वो कहेगा सब, वो उसके बाद बड़ा स्टैंडर्ड रिप्लाई है। और मुझे लोगों ने बताया भी, कुछ लोग जो एमएलए बन गए थे अपोजिशन में थे, जब उनको कोई काम बोलते थे, कोई इशू बोलते थे, कहते जी मैं क्या करूं, मेरी बात डीसी नहीं सुनता है, मेरी बात एसपी नहीं सुनता है, मेरी बात एक्सचेंज साहब नहीं सुनते हैं, चीफ इंजीनियर नहीं सुनता है। इस तरह के बात सुनने को मिलता है कि मेरी बात वो ठीक भी कह रहा है कि वो अपोजिशन में है, गवर्नमेंट में तो है नहीं। तो उसकी बात उनको भी पता है अपोजिशन में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता है, हमारे खिलाफ को कार्रवाई नहीं करवा सकता, इंक्वायरी नहीं करवा सकता, शोर डाल सकता है, डालने में जितना शोर डालता है वो भी अपनी जगह ठीक होगा। लेकिन ये है कि फ़ायदे क्या, आपका काम ही नहीं हुआ तो फिर ऐसे आदमी को करना क्या है। आपको काम चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हर किस्म की फैसिलिटी चाहिए, मेडिकल सेक्टर चाहिए, एजुकेशन सेक्टर चाहिए। अगर जो आदमी करवा ही नहीं सकता, वो ये कहता है कि मेरी बात नहीं मानते हैं, फिर अगर आपने धरने भी बैठना है तो फिर तो 5 साल तो आप पीछे चले गए। बिल्कुल। ऐसे आदमी को चुन के भेजें जो गवर्नमेंट में जाएगा, जिसकी गवर्नमेंट बन रही है उस पार्टी के साथ होगा और वहाँ जाके आपकी डेवलपमेंट कराए, आपको आगे ले जाए, ना कि पीछे ले जाए। और लोगों का सोचे, ना कि ज़ाती सोचे कि मुझे क्या फ़ायदा लेना है, मुझे क्या करना है। वो नहीं, वो ये सोचे कि लोगों का क्या करना है, गरीब आदमी की कैसे डेवलपमेंट हो सकती है, रोड कैसे बन सकते हैं, उनको क्या चाहिए होता है। लोगों को अच्छा हॉस्पिटल अच्छा चाहिए, हॉस्पिटल में पहुँचने के लिए उनको एम्बुलेंस चाहिए जो टाइमली उनको मिल जाए। कोई ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। बेस्ट है कि एम्बुलेंस दीजिए, एक कॉल पे हो, टेलीफोन होता है जैसे 101 है, 100 नंबर पीछे ऐसे कॉल करे, मोबाइल सबके पास एकदम पहुँच देनी चाहिए। ये चाहिए उनको, अच्छी चलने के लिए अच्छी सड़क चाहिए। ये ना हो कि रात को कहीं आए तो बीच में खड्डा पड़ा है, बारिश पड़ी है तो एक्सीडेंट ही हो जाए, दोनों गिर जाएँ। ज़्यादा बाइक्स लोग यूज़ करते हैं रूरल एरियाज़ में, उनको अच्छी चाहिए कि बच्चे अच्छे स्कूल मिले। क्यों उस प्राइवेट स्कूल में जाए, वो कहाँ से लाएंगे, वो देते हैं एडमिशन फ़ीस लेते हैं, दूसरी फ़ीस लेते हैं, क्यों जाएंगे उनके पास। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल आप अच्छे क्यों नहीं बनाओगे। तो गवर्नमेंट बने स्कूल बन सकते हैं, अच्छा हो सकता है, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ होता है, सिर्फ आपको बिल्डिंग को ठीक करना है और वहाँ की जो आज के हिसाब से जो फैसिलिटीज़ होती हैं, कंप्यूटर सिस्टम है, इंटरनेट सिस्टम है, वाईफाई है, और दूसरा नया जो लेटेस्ट आजकल चल रहा है, वो लोगों को, बच्चों को आपने बढ़ाना है, देना है और अच्छा माहौल देना है, गरीब बच्चे को भी, सबको देना है। बिल्कुल। और उनकी जो फीस है, जो एजुकेशन को फ्री करना है, ना कि आपने इसको टैक्स लगाना है या इस पर फीस चार्जेस लगाने हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देने हैं। फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, फ्री मेडिकल हेल्थ सेक्टर होना चाहिए आपका, ये लोगों को चाहिए। गरीब आदमी, ज़्यादा लोग हमारे गरीब हैं, हर एक आदमी चीज़ें नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो है इस तरह की लोगों को ज़रूरत है। जी जी, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, मुझे आपने इतना टाइम दिया। तो चलो अच्छा है, आपके माध्यम से कम हम लोगों से बात कर सकते हैं, अपनी बात लोगों को पहुंचा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर डीआईजी व नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता शौकत री जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।